शर्मा जी के घर पर अक्सर ही सास बहुओं की खिटपिट चलती ही रहा करती। सुबह हो या फिर शाम, हमेशा ही उनके घर से तेज तेज आवाजें आती ही रहती। अब तो ये उनका रोज का काम हो चुका था। अब घर में खिटपिट भी क्यों ना हो, घर में दो बहुओं के साथ साथ सास भी तो थी। बस सारी लड़ाई इसी बात की थी, दोनों बहुओं के साथ सास की नहीं बनती थी। पिंकी दीदी, आपको तो एक ऐसा परिवार चाहिए था ना, जहाँ पर सास भी हो। हाँ शीतल, शादी से पहले मेरे लिए खूब रिश्ते आए, लेकिन मुझे हमेशा से सास की चाह रही थी। मैं शादी उसी घर में करूँगी जहाँ मेरी सास होगी। दीदी, अब तो आपको सास मिल गई है, अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना। हाँ शीतल, मेरा सपना अच्छे से पूरा हो गया। मुझे सास तो मिली, लेकिन ऐसी मिली है कि किसी की सुनती ही नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में ऐसे ही बात करती रहती, क्योंकि कमला अपनी बहुओं की एक नहीं सुनती थी। सारे काम सिर्फ उसी के हिसाब से होने चाहिए थे। बस घर में बहस इसी बात की होती रहती। बेशक सास से दोनों बहुओं की नहीं बनती थी, लेकिन देवरानी जेठानी की बहुत बनती थी। अरे पिंकी, जा एक कप चाय बना कर ले आ मेरे लिए। अरे माँ जी, अभी तो खाना खाने का टाइम हो चुका है, आप खाना खा लीजिए। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। माँ जी, आपको मुझसे लड़ाई करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना। जब देखो आप मुझसे लड़ती ही रहती हो। पिंकी बहू, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर और जा चुपचाप चाय बना। अब पिंकी किचन में जाती है और चाय बना कर लाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। हे भगवान, अरे क्या तुझे चाय बनानी नहीं आती? इसमें ना तो चीनी है और ना ही ये चाय ठीक से पकी हुई है। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है तुमने। मन तो कर रहा है इस चाय को मुंह में लूं और तुम्हारे मुंह पे उगल दूं। क्या माँ जी, आप जब देखो तब हमारे काम में कमी निकालती रहती हो। कभी तो हमारे काम की तारीफ भी किया करो। तो तुम तारीफ वाले काम भी किया करो। तुम काम ऐसे करती हो कि मुझे कमी निकालनी ही पड़ती है। माँ जी, एक तो हम घर का सारा काम करते हैं, उसमें भी आप कुछ न कुछ नुस्ख निकाल ही देती हो। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब मैं अपनी सास से ना तो जुबान लड़ाती थी और ना ही उनसे बदतमीजी करती थी, बल्कि सारा काम अच्छी बहू की तरह करती रहती थी। लेकिन एक तुम हो जो मुझसे जुबान भी लड़ाती रहती हो और बदतमीजी भी करती हो, साथ ही काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हो। अब इसी बात पर फिर से शर्मा जी के घर पर खिटपिट शुरू हो जाती है। सास बहुओं की तकरार अब आम हो चुकी थी, लेकिन एक बात तो थी, कमला कभी भी अपनी बहू की तारीफ नहीं करती थी। वो बेचारी चाहे कोई भी काम कितना भी अच्छे से कर ले, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसमें कमी निकाल ही दिया करती। शीतल, मैं तो माँ जी के इस बर्ताव से परेशान हो चुकी हूँ। शादी से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास की खूब सेवा करूँगी और कभी शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगी। लेकिन दीदी, यहाँ तो सब उल्टा हो चुका है। यहाँ तो सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। वही तो बहन, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, जिससे कि हम अपनी सास को खुश कर पाएं। खैर, कुछ दिन बीतते हैं। कमला मंदिर से आ रही होती है, तभी कमला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। एक्सीडेंट के बाद कमला को घर पर लाया जाता है। यार शीतल, माँ जी की हालत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ दीदी, हम माँ जी के बर्ताव से परेशान तो थे, लेकिन ये कभी नहीं चाहा कि उनके साथ इस तरह का कोई हादसा हो। हाँ, ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं चाहा था। अब दोनों ही बहुएं अपनी सास का खूब ख्याल रखती, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से एक बदलाव आया कि अब कमला पहले की तरह बहस नहीं कर रही थी। पहले दोनों बहुओं को लगता था कि चोट लगने की वजह से शायद सास ज्यादा नहीं बोल पा रही, लेकिन ठीक होने के बाद भी कमला पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। शीतल, अब तो हम दोनों जैसे भी काम करते हैं ना, माँ जी हमें कुछ कहती ही नहीं है। हाँ दीदी, अब तो वो ना हमारी कोई गलती निकाल रही हैं और ना हमें डांट रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने उन्हें इतना शांत तो कभी नहीं देखा। दीदी, मुझे तो माँ जी की फिक्र होने लगी है। हम एक काम करते हैं, हम अब जानबूझकर अपने कामों में गलती करेंगे। हाँ शीतल, सही कह रही हो, अब हमें ऐसा ही करना होगा। अब दोनों शाम को खाना बनाती हैं, लेकिन दाल में नमक ज्यादा डाल देती हैं।
माँ जी, आपको दाल कैसी लगी? आपको दाल में नमक तेज नहीं लगा? नहीं बेटा, मुझे खाना बहुत पसंद आया है। तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने इससे स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया है। पिंकी दीदी, आज सूरज कहाँ से निकला है? ऐसा पहली बार हो रहा है जब माँ जी हमारे काम की तारीफ कर रही है। अरे यार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इन्हें ये हो क्या गया है। हमें इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। पिंकी डॉक्टर को घर पर बुलाती है। डॉक्टर कमला का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो कोई सीरियस चोट नहीं है, क्योंकि ये वक्त के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। शीतल, अब हमें पहले से भी ज्यादा इनका ख्याल रखना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि ये पहले की तरह बोलने लगे। छोड़ो ना दीदी, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों बहुओं को कुछ भी समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। अब दोनों ही बोर होने लगी थी। पिंकी अपनी पुरानी सास को बहुत मिस करने लगी। हालांकि शीतल को इस बात की खुशी थी कि अब घर में पहले की तरह खिटपिट नहीं हो पा रही, लेकिन पिंकी का मन नहीं लग रहा था। अरे यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। मैं तो पुरानी सास को बहुत मिस कर रही हूँ। इस तरह से घर में बहुत खाली खाली लग रहा है। अब तो पिंकी बहू बहुत ही परेशान रहने लगी कि कैसे करके अपनी सास को ठीक किया जाए। शीतल, हमें कुछ तो करना होगा जिससे कि माँ जी पहले की तरह बर्ताव करें। पिंकी दीदी, आपको भी घर की शांति पसंद नहीं आ रही है क्या? मैं तो खुश हूँ कि अब हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। देख, तू चाहे जो कहे, लेकिन मैं तो माँ जी को फिर से वैसा ही बना कर रहूंगी। वो तो अपनी पुरानी सास को, उन बातों को, उन तानों को बहुत याद करती। अब तो पिंकी को बस एक ही बात की चिंता होती कि कैसे करके सास को पुरानी सास की तरह बनाया जाए। अब पिंकी एक तरकीब ढूंढती है और अगले दिन घर में साफ सफाई नहीं करती। सारा घर बिखरा पड़ा था, झूठे बर्तन पड़े थे, फर्श पर भी पानी पड़ा था। पिंकी शीतल को भी काम करने के लिए मना कर देती है और खुद भी काम नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि जब माँ जी ये सब देखेंगी तो पहले की तरह डांट लगाएंगी। लेकिन कमला ये सब देख लेती है और कुछ भी नहीं कहती। अब तो मुझे वाकई में चिंता होने लगी है कि आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में साफ सफाई नहीं हुई और माँ जी भी इतनी शांत हो रही है। लेकिन तभी कमला के चीखने की आवाज आती है। दरअसल फर्श पर जो पानी फैला था उससे फिसलकर कमला गिर जाती है और उसके सर पर चोट आती है। जैसे ही कमला गिरती है और चोट लगती है तो पहले तो बहुओं की जान ही निकल जाती है कि उनसे ये क्या गलती हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। अरे करम जली नास पीटियो, ये घर का क्या हाल बना रखा है। दोपहर होने वाली है, लेकिन अब तक तुम दोनों से इस घर का काम नहीं हुआ है। माँ जी अब पहले जैसी हो गई। आप तो ठीक हो गई माँ जी। मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तुम तो चाहती ही हो कि मुझे कुछ हो जाए और तुम लोग आराम से रह सको, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक तुम्हारी नाक में दम करके रखूंगी मैं। दीदी, माँ जी तो पहले जैसी हो गई हैं। अब एक बार फिर से घर की शांति भंग हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो तुम शीतल? तुम देख नहीं रही हो माँ जी के बीमार होने के बाद घर कितना सूना हो गया था। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है घर। माँ जी फिर से पहली जैसी हो गई हैं। तुम दोनों कहाँ मर गई हो? कहाँ चुगलियाँ कर रही हो? टाइम दिख रहा है कि नहीं? अरे अब तक घर में ना तो कोई काम हुआ है और ना ही कुछ बना है। आई माँ जी, बस अभी हम दोनों घर का सारा काम कर देते हैं। कमला के ठीक होने से पिंकी तो बहुत खुश थी। अब तो वो जानबूझकर काम में कुछ न कुछ गलती निकालती ही रहती ताकि कमला उससे डांटती रहे। माँ जी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको हमारा काम पसंद आए? कभी तो आप भी हमारे कामों की तारीफ कर दिया करो। जिस दिन काम करोगे तारीफ करने वाला, उस दिन तुम्हारी तारीफ भी हो जाएगी, समझी? और एक बार फिर से घर में वही पुराना माहौल हो जाता है और कमला हर काम में कमी निकालती रहती। एक दिन पड़ोस की एक औरत कमला से मिलने के लिए आती है, उसका हालचाल जानने के लिए। अरे कमला, तू ठीक हो गई? हाँ बहन, अब तो मैं ठीक हूँ। अरे कमला बहन, आपकी बहुओं ने तो बहुत सेवा की थी आपकी जब आप बीमार थी। ये सुनकर कमला हैरान रह जाती है, लेकिन खुश भी होती है कि उसकी बहुओं ने उसकी कितनी सेवा की। पिंकी, शीतल, दोनों यहाँ आओ। मैं जान गई हूँ कि मेरे बीमार होने के बाद तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी है। भगवान तुम जैसे बहुएं सबको दे। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं।
और अब शर्मा जी के घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। अंजलि बहुत गुस्से वाली लड़की थी। वो अपने गुस्से में सबसे पहले अपना सारा सामान तोड़ती और फिर बाद में रोने लगती। उसकी सास शारदा बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी और वो अपनी बहू के गुस्से से बहुत डरती थी। उसे हमेशा ये डर रहता कि वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत समझाती थी, लेकिन अंजलि के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता था। एक दिन अंजलि अपने पति ऋषि से मिलने के लिए लंच टाइम में टिफिन लेकर उसके ऑफिस जाती है और उसके केबिन का गेट खोलती है और देखती है कि ऋषि एक लड़की के पैर पकड़कर उससे बातें कर रहा था। तभी वो गुस्से में अंदर जाकर कहने लगती है, तो ये काम कर रहे हो आप ऑफिस में? जब मैं आपको कॉल करती हूँ बात करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता, और अब इस लड़की का पैर पकड़कर बैठने का टाइम है आपके पास? यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो बस इस बेचारी की हेल्प कर रहा था। अरे मेरी वजह से इसको चोट लग गई थी। हाँ, इसकी हेल्प तो करोगे ही तुम। दुश्मन तो सिर्फ मैं ही हूँ आपकी। मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजलि इतना कहकर गुस्से में अपने सामने पड़ी हुई चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है और ऋषि के केबिन से चीजों के तोड़ने फोड़ने की आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग बाहर जमा हो जाते हैं। तभी अंजलि लंच बॉक्स को उठाकर जोर से फेंकती है और लंच बॉक्स सीधा ऋषि के बॉस के सर पर लगता है और उसका सर फट जाता है। अंजलि उसके केबिन का सारा सामान तोड़कर रोते हुए घर वापस आ जाती है। अंजलि को गुस्से में रोता हुआ देखकर हॉल में बैठी उसकी सास डर के मारे उससे कुछ नहीं कहती और उसके कमरे में जाने के बाद अपने बेटे ऋषि को कॉल करके उससे कहती है, बेटा, ये बहू को क्या हुआ? ये तो तेरे साथ लंच करने गई थी ना, तेरे साथ ऑफिस में, लेकिन ये तो आग का बबूला बन के आ रही है। वहाँ कुछ हुआ क्या ऑफिस में? अरे माँ ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। इस साइको लड़की से शादी करके मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे इसके साथ रहने में डर लगने लगा है मुझे। तू ऐसे क्यों कह रहा है? क्या हुआ बेटा, बता तो। अरे माँ अब मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरी पागल है, पागल। अरे ना जाने मुझे किस जन्म का बदला मिल रहा है। अरे बेटा बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे माँ क्या बताऊं। मेरे ऑफिस की एक लड़की को मेरी वजह से चोट लग गई, तो मैं उसका पैर देखने लगा कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। इस मैडम ने पूरे ऑफिस में हंगामा मचा दिया, मेरे कैबिन की सारी चीजें तोड़ दी और तो और बॉस का सर फोड़ दिया। उसी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब तो मुझे लग रहा है नौकरी भी जाएगी। हे भगवान, ये बहू तो पता नहीं मुझे पागल कर देगी। इसे गुस्सा आता है, चलो ठीक है समझ आता है, लेकिन गुस्से के बाद रोता कौन है भला? अरे पता नहीं माँ, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। बस भगवान करे उनको किसी भी तरह होश आ जाए और एकदम सही सलामत हो। और अब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पता नहीं कहाँ से ले आई हो ये गुस्से में चीजें तोड़ने वाली बहू। ऋषि इतना कहकर फोन को रख देता है और हॉस्पिटल में अपना सर पकड़े सीट पर बैठे अपने बॉस के होश में आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने बॉस को होश में देखकर उसकी जान में जान आती है और ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अंजलि का गुस्सा कम नहीं होता। और ऐसे एक दिन अंजलि अपनी सास और पति के साथ एक शादी में जाती है जहाँ पर उसे गोलगप्पे खाने होते हैं और जैसे ही वो गोलगप्पे वाले से बोलती है कि उसे भी गोलगप्पा खिला दे तो गोलगप्पा वाला उसे इग्नोर कर देता है और अंजलि गुस्से में आकर उसके स्टॉल का सारा सामान फेंकने लगती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। तभी शारदा वहाँ पर आती है और अंजलि से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? जहाँ देखो तुझे गुस्सा आ जाता है और चीजों को तोड़ फोड़ने लगती है, और जब तुझे गुस्सा आता है तो तू रोने लग जाती है। ऐसे थोड़ी होता है भला। अरे भाभी क्या कर रही हो आप? अरे गुस्सा करना तो ठीक है, लेकिन इस बेचारे गोलगप्पे वाले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? क्यों इस पे गुस्सा निकाल रही हो? तो मैं क्या करूं? लोगों पर गुस्सा दिखाकर उनको नुकसान पहुंचाने से अच्छा है ना गुस्सा सामानों पर उतार लूं। और फिर जब मुझे दिखता है कि मैंने इतना नुकसान कर दिया है तब मैं इन्हीं सभी बातों को सोचकर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। अरे शांत हो जा बहू, सब हमें ही देख रहे हैं। अरे बहू थोड़ा तो अपना गुस्सा काबू में रख, नहीं तो इस भरे बाजार में ना हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। माँ अगर भाभी इसी तरह से गुस्सा करती रही ना तो मेरी शादी तो होने से रही। अरे जो भी लड़की आएगी भाभी को देखकर डर के मारे भाग जाएगी, फिर मेरी शादी कैसे होगी? अरे बहू शांत हो जा, तुझे गोलगप्पे नहीं खाने तो मत खा, शांत हो जा बहू। यहाँ पे इतनी सारी चीजें तू वो खा ले, पर ये गुस्सा थूक दे बहू। मुझे अब कुछ नहीं खाना, आप लोगों को जो खाना है ना खाओ।
अंजलि इतना कहकर गुस्से में बिना कुछ खाए पिए घर पर वापस आ जाती है, जिसके बाद शारदा और ऋषि भी घर आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शारदा की पड़ोसन सावित्री उसके घर पर आती है। दोनों शारदा के कमरे में बैठे बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अंजलि उनके लिए चाय लेकर वहाँ पर आती है और सावित्री से कहती है, आंटी जी, मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए माँ जी के कहने से पहले ही आपके लिए चाय नाश्ता लगा दिया है। मुझे लगा इतने दिनों बाद सावित्री आंटी आई है तो उनके लिए चाय नाश्ता तो बनता है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी बहू गुस्सा नहीं कर रही? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, कुछ तो गड़बड़ है। बहू, तूने ना अच्छा किया जो चाय ले आई। एक काम कर, ट्रे को ना यहीं रख दे और तू ना जाके आराम कर ले। थक गई होगी ना थोड़ा, जा। हाँ बहू, तू जा, मुझे चाय आय नहीं पीनी है। मैं घर से पी कर आई हूँ चाय, और वैसे भी ज्यादा पीऊंगी ना चाय तो शुगर हो जाएगा मुझे। लो, हो गई गड़बड़। अब आएगा इसको गुस्सा। कोई बात नहीं सावित्री, पीले चाय। बहू बहुत प्यार से चाय बना के लाई है, पीले। अगर इसने चाय नहीं पीना तो मेरे घर में तो महाभारत छिड़ जाएगी। नहीं शारदा बहन, बोला ना मन नहीं है, और वैसे भी शुगर भी बढ़ी हुई है ना अभी इस टाइम। आंटी जी, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत से जो बनाई है। ये कौन सी बात हुई बहू, जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे सावित्री, तू चुप हो जा। बहू इतने प्यार से चाय लाई है ना, पी ले। अरे पी ले यार, पी ले। तुझे बोला तो समझ नहीं आता, मैंने तेरे को चाय पीने को बोला है ना, चल चाय पी। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? दोनों सास बहू पागल हो गई हो क्या? सावित्री की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय की ट्रे को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे सारी चाय सावित्री के पैरों पर गिर जाती है और उसका पूरा पैर जल जाता है। फिर भी अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल पर रखी किताबें फेंकने लगती है और वास पार कर टीवी तोड़ देती है और वहीं पर रोने लग जाती है। तभी सावित्री गुस्से में उससे कहती है, शारदा, अपनी ये पागल बहू को ना पागल खाने भेज दे। इसे घर में रखा ही क्यों है तूने? रखना है ना घर में तो बांध के रख अपनी बहू को, क्योंकि तेरी बहू है, तू झेल सकती है, पर हम बिल्कुल नहीं झेल सकते। सावित्री तो इतना कहकर वहाँ से चलती बनती है, जिसके बाद अंजलि भी गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर शारदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अगले दिन नितिन अपनी माँ से हॉल में बैठकर अपनी शादी की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और नितिन से कहती है, देवर जी, आप ना बिल्कुल मेरे जैसी लड़की से शादी करना, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने पति ऋषि का ख्याल रखती हूँ ना, उस तरह से तो कोई भी लड़की नहीं रखती होगी अपने पति का ख्याल। भले ही भाभी, आप भैया का ध्यान कितने भी अच्छे से रखो, लेकिन आपकी जैसी बीवी मैं तो नहीं लाने वाला, क्योंकि आपकी जैसी मैं बीवी लेकर आ गया ना तो मुझे खुद की जान लेनी पड़ जाएगी। आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो आपको मेरी जैसी बीवी ही नहीं चाहिए? बुराई? हाँ, बुराई तो आप में कोई नहीं है भाभी, बस ये जो गुस्सा करती हो ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे तो लगता है आप ये अटेंशन पाने के लिए करती होगी, वरना इतना गुस्सा कौन ही करता है। ऐसे एक दिन सुबह के समय अंजलि को उठने में देर हो जाती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने को लग जाती है। लेकिन जैसे ही गैस जलाने के लिए वो जाती है तो उसे माचिस नहीं मिलती और ना ही उसे लाइटर मिलता, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गैस उठाकर जमीन पर फेंक देती है और सभी बर्तनों को तोड़ने लग जाती है। तभी उसे माचिस भी मिल जाती है और वो माचिस जलाने ही चलती है कि तभी ऋषि और शारदा वहाँ पर आ जाते हैं। उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी अंजलि कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, क्योंकि तुम पागल हो गई हो। अरे इतना गुस्सा है तुम्हें कि गुस्से में तुम्हें गैस की स्मेल तक नहीं आ रही। अरे चीजें तोड़ना अलग बात थी, अब क्या जान से मारने का इरादा है तुम्हारा? और ये तुम्हारा गुस्सा और पागलपन देख कर ना मुझे तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगने लगा है। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ऋषि की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी इधर आइए, मैंने आपके लिए कितना कुछ बनाया है, आप एक बार इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे बहू, तूने तो कमाल की खीर बनाई है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। माँ जी, मुझसे कुछ दिन पहले ना एक गलती हो गई थी, जिसकी वजह से ऋषि जी मुझसे अभी तक नाराज है और मैं उन्हें मनाऊं कैसे? देख बहू, अब तो तुझे गुस्सा बहुत कम आता है, तो तू एक काम कर, तू अपने पति की ना कोई फेवरेट सी चीज बना के खिला दे उसे।
ये सुनकर अंजलि अपने पति के लिए पास्ता बनाती है और शाम को पति को पास्ता भी खिलाती है, जिसके बाद ऋषि कहता है कि पास्ता तो वाकई में बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है। फिर अंजलि को ऋषि की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद ऋषि उससे कहता है, दरअसल माँ ने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। ऋषि की बात सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद शारदा को अपनी गुस्सा करने वाली और रोने वाली बहू से छुटकारा मिल जाता है।